तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा रैंकाइन पावर साइकिल। ठीक है, तो रैंकाइन और जिसको हम वेपर पावर साइकिल भी बोलते हैं, आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले होता क्या है, ये फटाफट हम रिवाइज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें एक बॉयलर होता है ना। मैं अपना एक थोड़ा सा पेन लेता हूँ। देखो, एक बॉयलर होता है। इस बॉयलर में हम वाटर को गर्म करते हैं, उसको स्टीम बनाते हैं, और स्टीम बना करके इसको ले करके जाते हैं टरबाइन में। ठीक है, टरबाइन में ले करके जाने के बाद टरबाइन में होता है इसका एक्सपांसन। ठीक है, तो ये इंथैल्पी जो है H3 पर है, ये देखिए H3 है ना। तो H3 पर हाई इंथैल्पी है और इसको एक्सपांड करते हैं तो उसका इंथैल्पी कम होता है, H4 होता है। तो ये जो इंथैल्पी का ड्रॉप हुआ है, इसके कारण हमें वर्क मिलेगा। टरबाइन के अंदर हमें वर्क मिला, जिसको हमने WT बोला। ठीक है, ये क्या हो गया, H3 माइनस H4 हो गया। अब ये जो है H4 जो निकला है, अभी भी ये ज़्यादा गर्म है, इसी के लिए इसको हम कंडेंसर में लेकर के जाएंगे। कंडेंसर में जाने के बाद क्या होगा, बाहर से यहाँ पर वाटर कूलिंग होगा, जिसके कारण यहाँ से वाटर जो है हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो हमारा सिस्टम है, उसके अंदर जो हमारा जो फ्लूइड है बेसिकली, वो जो है हीट को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि वाटर ने, स्टीम ने हीट को रिजेक्ट किया, और वहां से वो यहाँ पर आने के बाद वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट में जब चला गया तो वो फिर उसको हमें पंप का यूज करके उसको हमें फिर पंप करना पड़ता है। कहाँ पर, बॉयलर के इनलेट पर, है ना। तो अब इसी चीज को हमने डायग्राम में यहाँ पर बताया है। थोड़ा सा मैं डायग्राम स्मॉल करता हूँ ताकि आपको दोनों फिगर दिखे। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर हो गया और ये यहाँ पर इंथैल्पी हो गया। अब ये जो है इस तरह से हमने यहाँ पर ये बना रखा है। अब ये जो इस तरह का जो डायग्राम बना है ना, ये जो हमारा डोम है, अब इसी डोम में जो है हमें कुछ चीजें हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारा, हम मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट 1 है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। सपोज कंडेंसर है, ये कंडेंसर है और ये बॉयलर है। ठीक है, ये H1 हो गया, और यहाँ से हमने पंप को कुछ एनर्जी दे करके हमने वाटर को यहाँ पंप किया, और ये H2 आ गया, है ना। और H2 आने के बाद अब क्या होगा, यहाँ से हमारा पूरा बॉयलर स्टार्ट हुआ। ओके, ये बॉयलर में हमने हीट को क्या किया, ऐड किया है। व्हाट वी हैव डन क्यू हीट एडिशन, है ना। तो ये हमने यहाँ पर हीट को ऐड किया है। हीट ऐड करने के बाद हमारा जो H2 था, ये जो हमारा H2 था, ये कहाँ चला गया, H3 पे चला गया। अब यहाँ पे जो है हमारा एक्सपांसन होगा, H3 से लेकर के H4 में हमारा एक्सपांसन होगा, और हमें वर्क मिलेगा WT विच इज इक्वल टू H3 माइनस H4, है ना। H4 क्या है, ये है। अब ये देखिए, अब जो हम यहाँ पर आपको बताना जा रहे हैं वो ये है कि जैसे कि ये जो हमारा 3 वाला पॉइंट है, ये 4 के अंदर आ गया, है ना। ये एग्जैक्टली 4 पर है ये। मतलब ये जो डोम है एग्जैक्टली यहाँ पर है। अगर इसके अंदर आ गया तो पता है हमें कि वो क्या बनेगा, हमारा लिक्विड प्लस वेपर स्टेट में चला जाएगा। अभी हमारा ये जो यहाँ पर जहाँ पर भी पॉइंट जाएगा, वहाँ क्या बताएगा वो, हम क्या करेंगे, टॉप से ऐसे लाइन खींचेंगे, वो हमारा ड्राइनेस परसेंट देगा। ठीक है, 0.8 से लेके 0.9 तक होता है। चलिए ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, है ना। अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी चीज को अगर हमें पी और प्रेशर और वॉल्यूम में कैसे डायग्राम बनेगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। ये हमारा पी का लाइन हो गया, और ये हमारा जो है बी हो गया। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये जो हमारा इस तरह से जो जा रहा है, वो हमारा, मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ बट सही है कि ऐसे जो हमारा है ये डोम बनेगा पी और भी का। इसको आप थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो हमारा फटाफट देखते हैं। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है ना। इसकी सब तो आप समझ आएंगे, छटाइए। ये हमने देख लिया कि भाई ये जो हमारा टरबाइन का काम है वो क्या होगा, तो वो हमारा H3 माइनस H2 हो जाएगा, है ना। जो हमने यहाँ पर H4 हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा है। पंप का काम क्या होगा, तो पंप जो है हमारा देख लेंगे, हायर माइनस लोअर कर देंगे। देखिए, तो पंप कहाँ पर था, फटाफट देखते हैं। पंप हमारा यहाँ पर था, है ना। पंप कहाँ था, यहाँ था। देखो, तो H2 माइनस H1 हो गया। ठीक है, बस खत्म। उस डायग्राम के साथ आप इसको कोरिलेट कीजिए, और आपको जो है H4 माइनस हीट रिजेक्शन मिल जाएगा। ये हमारा हीट सप्लाइड मिल जाएगा, और जो नेटवर्क होगा डेट विल बी वर्क टरबाइन माइनस वर्क पंप होगा, जो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे इस तरह से, है ना। और वर्क नेट क्या होगा, WT माइनस WP हो जाएगा। वो सब हम यहाँ पर कर लेंगे, है ना। नेटवर्क निकाल लेंगे। नेटवर्क जो है देखो दो तरीके से निकलेगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड भी निकलेगा, और वर्क टरबाइन माइनस वर्क पंप भी निकलेगा। और जो हमारा एफिशिएंसी होगा डेट विल बी नेट वर्क डिवाइडेड बाय द क्यू सप्लाइड, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कार्नोट साइकिल को हमने थर्मल पावर प्लांट में दिखाने की कोशिश किया है वो सब। जैसे कि ये तो रैंकाइन साइकिल के अंदर हमारा कार्नोट साइकिल कैसे बनेगा, ये जो हमारा है,
ये कार्नोट साइकिल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम बता देंगे क्या क्या हो रहा है कि कार्नोट साइकिल जो है प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कारण है। क्या, द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द लोअर स्टेज ऑफ द टरबाइन एक्सपांशन विल बी वेरी लेस। अगर हम इसमें कार्बन साइकिल लगाएंगे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर आ गया, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया ना, विल बी वेरी लेस एंड देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ ब्लेड इरोजन। तो भाई जब हमारा स्टीम प्लस वाटर वाला जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टरबाइन में जाएगा तो इरोजन हो जाएगा, ब्लेड का इरोजन हो जाएगा, है ना। यदि दूसरा बोला है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द कंडेंसेशन प्रोसेस इन सच अ मैनर टू गेट डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ स्टीम। अब देखो कंडेंसेशन हो रहा है, हम चाह रहे हैं कंडेंसेशन जो है बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे खत्म हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। कंडेंसेशन हम चाहते हैं कि भाई पूरा का पूरा फेज चेंज हो, यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक खत्म करने में दिक्कत होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द, ये हमने बता दिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ पंप विच कैन हैंडल द लिक्विड वेपर मिक्सर। अब बताओ, अगर हमें यहीं से यहीं पंप करना पड़े तो भाई लिक्विड और वाटर का मिक्सचर को पंप करना डिफिकल्ट होता है। अगर हम यहाँ पे 1 पे लेके आते हैं तो प्योर पानी बन जाता। पानी को तो हम आराम से हैंडल कर लेते हैं ना, ठीक है। पंप वर्क विल ऑलवेज बी मोर फॉर द कार्नोट साइकिल। देख लो भाई, अगर हम कार्नोट साइकिल यूज करेंगे जहाँ पे ज़्यादा हमें काम देना पड़ेगा ना पंप वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बट विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये जो हमारा 2 से लेके 3 डेक्स है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं ना, हीट को ऐड कर रहे हैं भाई। अब इसमें क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट करना बहुत ही डिफिकल्ट बात है, और प्रेशर जो है हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, हीट जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कंजप्शन की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कंजप्शन जो है एस एस सी इसको बोलते हैं, स्टीम रेट इसको बोलते हैं। स्टीम रेट क्या होता है भाई, तो देखो यहाँ दिख रहा है ना, स्टीम कितना रेट से, स्टीम जो है कितना रेट से स्टीम जो है फ्लो कर रहा है, और डिवाइडेड बाई जो उसका पावर जो डेवलप हुआ है। पावर का मतलब क्या हो गया कि जो भी नेटवर्क है इसको हमने मास ऑफ स्टीम से गुना करने के बाद ये किलोवाट में जो आंसर आएगा वो वाला पावर को डिवाइड करना होता है। मास ऑफ द स्टीम को हमें किलो जूल पर सेकंड में लेना होता है, और पावर जो है किलोवाट में रखेंगे, एसआई में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर पी को रिप्लेस करेंगे एम एस इंटू डब्ल्यू नेट से, तो एम एस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/डब्ल्यू नेट, ठीक है। एस एस सी जो है इसका यूनिट जो है आप अच्छे से रख करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा चीज़ ये है कि देखो, अब ये जो हमने निकाला है किलो जूल केजी पर किलो जूल, और ये जो है डिफिकल्टी चीज़, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, आराम से कीजिए। एस एस सी 3600/डब्ल्यू नेट लिखा हुआ है, ये सब आप आराम से कर लेना। हीट सप्लाइड, अब हीट सप्लाइड का रेट पूछ रहा है ना, हीट सप्लाइड कितना रेट से किए हैं, तो यानी कि हीट सप्लाइड रेट का मतलब हो गया कि आपने कितना रेट से, मतलब हीट जो आपने सप्लाई किया है, क्यू आर क्यू एस है ना, क्यू एस इंटू हमने मास भी अब स्टीम ले लिया ताकि हमारा आंसर किलोवाट में आए, ठीक है। इसके बाद जो है नेट वर्क आउटपुट इन द किलोवाट। अब नेट वर्क आउटपुट कितना हुआ है, तो मास ऑफ द स्टीम इंटू डब्ल्यू नेट, यानी कि देखा जाए तो ये जो हमारा 1/एफिशिएंसी हो गया, तो हीट रेट जो है बेसिकली एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हीट रेट एफिशिएंसी क्या होता है कि हीट आउट मतलब वर्क आउटपुट इन साइकिल डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, और ये उसका रिवर्स है, हीट सप्लाइड डिवाइड बाय वर्क आउटपुट इन द किलोवाट, ऐसे करके है। आइए, एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल कैसे बढ़ाएंगे, ये सब है। पहला है कि बाय डिक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर, मतलब कि कंडेंसर के प्रेशर को, जैसे कि ये हमारा कंडेंसर है, इसके प्रेशर को अगर हम डिक्रीज कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो देखो यहाँ पर जो है आप इस डायग्राम से आराम से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, डब्ल्यू पी के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। वी कैनॉट से कि व्हाट हैपेंड टू द डब्ल्यू पी। डब्ल्यू नेट बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा, डब्ल्यू नेट बाई नेट वर्क डन जो होगा, यहाँ से लेकर पहले यहाँ हो रहा था, अब थोड़ा सा ये चार्ज जो है 4x में चला गया है, तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्यू सप्लाइड। अब क्यू सप्लाइड क्या है, तो क्यू सप्लाइड जो है पहले हमारा 2 से लेकर के 3 तक हो रहा था, अब जो है हमारा 2 डेक से लेकर 3 तक होगा, तो हमने हीट सप्लाइड को बढ़ा दिया है, ठीक है। अब लेकिन वर्क नेट हमने बढ़ा दिया है, वर्क टरबाइन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है कि देखो, अगर आप ये प्रेशर को नीचे लेकर के आओगे तो आपका जो टेम्परेचर जो है मीन हीट रिजेक्शन का, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन तुम्हारा घट जाएगा, और जैसे ही मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का गैप बढ़ता है तो एफिशिएंसी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर मीन टेम्परेचर जो है हीट एडिशन का कांस्टेंट है, लेकिन रिएक्शन वाला कम हुआ तो गैप बढ़ा, इसलिए एफिशिएंसी क्या हो गया, बढ़ गया। आइए बात करते हैं बॉयलर प्रेशर का।
तो बॉयलर प्रेशर की अगर बात करें बढ़ाएंगे तो फिर से वही मीन एडिशन मतलब बढ़ा ना, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा है सुपर हीटिंग का। सुपर हीटिंग कहने का मतलब ये है कि पहले जैसे कि मान लेते हैं कि 3 के बाद ही हम इसको हीट को एक्सपांड कराते हैं, हम ये करेंगे जो भी हीट हमारे बॉयलर से मिला है उसको किसी भी तरह, यानी स्टीम जो जो हमारा टरबाइन के आउटपुट से जो अभी भी गरम गरम हीट निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है, उसको डायरेक्ट कंडेंसर में ठंडा ना करके उसको किसी एक पाइप के थ्रू भेजेंगे, और वो पाइप जो है लपेट देंगे टरबाइन बॉयलर के आउटलेट पर, ताकि क्या होगा, बॉयलर तो गर्म किया किया, उसके बाद जो है टरबाइन ने भी उसको गर्म किया है ना, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि टरबाइन ये बॉयलर में भेजने से पहले गर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये जो हमारा है, हमारा हाई प्रेशर टरबाइन है, ये हमारा हाई प्रेशर टरबाइन है, यहाँ से हमें वर्क मिलेगा। तो हाई प्रेशर टरबाइन से जो निकला हुआ स्टीम है उसको हमने क्या किया, कहीं पर कहीं पे हीट क्या हुआ, हीट एक्सचेंज कराया है। अब हीट एक्सचेंज कराने के बाद दोबारा से इसको लो प्रेशर टरबाइन में भेजेंगे, और ये फिर जाएगा कंडेंसर में, फिर जाएगा आपको पंप करके, इसको हम क्या करेंगे, ये भेजेंगे बॉयलर के इनलेट पर। बॉयलर में गया पानी, क्या हुआ, गर्म हुआ, फिर कहाँ गया, हीट हमारा टरबाइन में गया, एचपीटी मतलब हाई प्रेशर टरबाइन में गया। अब देखो, ये जो ठंडा पानी यहाँ से जो लो प्रेशर टरबाइन से ठंडा पानी जा रहा है, इसी को डायरेक्ट न भेज करके इसको पहले क्या किया है कि हीट को एक्सचेंज कराया है। कहाँ कराया हीट को एक्सचेंज, देखो हीट को हमने क्या किया है, एक्सचेंज कराया है जी, बॉयलर में, है ना। देखो हाई प्रेशर टरबाइन को जो है हमने बॉयलर में एक्सचेंज कराया, फिर आगे गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, भागो यहाँ से। अब देखो यहाँ से गया, ये गया, ये गया, यहाँ तक तो ये था ही। इसके बाद हमने बोला कि ठीक है, ऐसे एक्सपांड हो रहा था, हमने बोला कि नहीं, थोड़ा सा इसको हीट और दे दो, और ये फिर इसको दोबारा से हीट हमने कर दिया, और ये जो है फिर अब एक्सपांड कराया तो ज़्यादा वर्क हमें मिलेगा। ये हीट रिजेक्शन का है। आइए, if reheat cycle in the reheat cycle the total expansion of the steam from the boiler to condenser pressure takes place in more than one stage with reheating between the stages. The main advantage of reheat cycle is that it increases the dryness pressure, है ना, in the lower stage and makes it possible to use the high boiler pressure। हटाओ इसे, काम कहानी फालतू फालतू हटाओ। सिंपल बात है भाई, वर्क निकाल लेंगे, एच वन माइनस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, प्लस आप क्या करेंगे, एच थ्री माइनस एच फोर हो जाएगा, माइनस ये पंप का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात वो सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा। आगे बढ़िए, रिजनरेशन के बारे में पता है नहीं पता है, बताते हैं। देखो, रीजनरेशन गैस टरबाइन में भी होता है और रंगायन में भी होता है। रीजनरेशन हमेशा क्या है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि आइडियल, देखो, आइडियल रिजेनरेटिव साइकिल हीट इज एक्सचेंज इंटरनली बिटवीन द हाई टेम्परेचर स्टीम एक्सपांडिंग इन द टरबाइन एंड द फीड वाटर बिफोर एंटरिंग द बॉयलर। मतलब बॉयलर में पानी भेजने से पहले उसको क्या करेंगे, इंटरनली, मतलब कि in an ideal regenerative cycle heat is exchanged internally between the high temperature steam expanding in the turbine। मतलब कि जो हाई टेम्परेचर स्टीम जो है एक्सपांड हो करके स्टीम से निकला है उसको, और जो फीड वाटर में, जो फीड वाटर हमारा है जिसको हमें बॉयलर में भेजना है, पहले डायरेक्ट मिक्स करो फिर भेजो, मतलब सॉरी इंटरनली मिक्स करो फिर भेजो, है ना। अब आइडियल रिजेनरेटिव साइकिल जो है पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हीट एक्सचेंजर इनसाइड द टरबाइन कैन नॉट बी डिजाइंड, एंड इफ पॉसिबल देन ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ ब्लेड इरोजन विल अकर, है ना। अब उसको उस तरह से मतलब टरबाइन के अंदर ही हीट एक्सचेंज नहीं करा सकते, कराएंगे भी तो क्या हो जाएगा, ब्लेड इरोजन का दिक्कत रहेगा। इन एक्चुअल वर्किंग हाई टेम्परेचर स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड। ज़्यादा कर क्या होता है कि हम कुछ एक अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द इंटरमीडिएट स्टेज एंड इट इज यूटिलाइज फॉर फीड वाटर हीटिंग। फीड वाटर हीटिंग के लिए इसको हम काम में लेते हैं, विच गिव्स टू टाइप्स ऑफ फीड वाटर, जिससे हमें दो तरह का फीड वाटर मिलता है। एक होता है ओपन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा होता है क्लोज फीड वाटर हीटर, अन्य, है ना। आइए, तो ओपन फीड वाटर हीटर यानी कि OFWH ओपन फीड वाटर, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है, देखो ये जो हमारा टरबाइन है यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पहले क्या होता था कि डायरेक्ट यहाँ से टरबाइन से पहले हम डायरेक्ट यहाँ आते थे, है ना। अभी क्या है कि टरबाइन के स्टार्टिंग में ही कुछ हमने x1 अमाउंट निकाल लिया, ठीक है, कुछ हमने x1 अमाउंट जो है निकाल लिया। अब जो है थोड़ा दूर ये x1 अमाउंट निकाल लिया है ना, x1 अमाउंट निकाल करके इसको हमने भेजा है, फीड वाटर हीटर में भेजा है, जिसको हमने 1 दिया है। अब आगे जा करके दोबारा हमने x2 अमाउंट निकाला है, और x2 अमाउंट जो है देखो यहाँ आया, ये x2 अमाउंट जो है दूसरा में चला गया, ओपन फीड वाटर 2 में चला गया। अब जो बचा क्या, तो x1 पहले घट गया था, x2 बाद में घट गया, बचा क्या 1 माइनस x1 माइनस x2 बचा, है ना। मान लेते हैं कि 1 kg आ रहा है, तो x1 यहाँ चला गया, x2 यहाँ चला गया, बचा क्या 1 माइनस x1 माइनस x2 बचा, है ना। अब ये जो फीड वाटर है ये हमारा कुछ कंडेंसर में आएगा, ठीक है। अब कंडेंसर में आने के बाद
वही पानी से ठंडा होगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, पंप करके ये ओपन फीड वाटर, ये जो ओपन फीड वाटर है, यहाँ पर हम इसको लेकर के आएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ये जो X2 वाला आया है इसको यहाँ मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद जो मिक्सर आया इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पंप से डायरेक्ट क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे और ये ओपन फीड वाटर 1 में लेके आएंगे, और उधर से X1 वाला भी आ रहा था। अब इसको दोबारा ये मिक्सर जो H9 पे चला गया, इसको हम क्या करेंगे, हीट ये पंप करके बॉयलर में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, बॉयलर में भेजेंगे, और बॉयलर से फिर हमारा स्टीम में जाएगा। ये हो गया हमारा ओपन फीड वाटर हीटर, है ना। इसको हम फटाफट अब इरेज करते हैं, इसको हम फटाफट इसको इरेज कैसे करेंगे, हाँ, ये सब जो है इरेज कर देते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। या डन। आइए, अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेगा, तो आप देखिए, देखो यहाँ से जो है, सॉरी, लेट मी टेक वन कलर। ओके, देखिए ये हमारा H1 है ना। अब यहाँ जो इंथैल्पी है और ये जो H2 निकल के आया, मतलब H2 स्टेट क्या है, पहले जो पूरा का पूरा मास इससे जा रहा था, यहाँ से हमने X1 निकाल लिया। X1 निकालने के बाद जो है इधर X1 चला गया, तो यहाँ पे क्या आया भाई, इस यहाँ पर आएगा 1 माइनस X1 आएगा, ठीक है। और यहाँ से जब X2 चला गया तो फिर बचा क्या इसमें, 1 माइनस X1 माइनस X2 बचा, है ना। अब देखो ये जो हमारा H2 का स्टेट है, H2 वाला स्टेट X1 अमाउंट इधर गया है, यानी कि H2 इंटू X1, ठीक है। अब जो है ये जो एंथैल्पी है इसका किसके साथ मिक्सर हो रहा है, तो यहाँ से जो पंप करने के बाद H8 कितना टाइम, तो भाई 1 माइनस X1 माइनस X2 इधर से आ रहा था और इधर से X2 आ रहा था, यानी कि 1 माइनस X1 इंटू H8, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका H2 इंटू X1, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये बनेगा H9 इंटू क्या बनेगा, तो X1 इधर से आया और ये सब इधर से आ रहा था, सब जोड़ जाड़ के यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमें क्वेश्चन में आगे देखने को मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। ये ओपन फीड वाटर 1 का जो हम करेंगे कैलकुलेशन, ये वही है। अगर आप बाई पार्ट्स भी करना चाहेंगे तो देखो, H2 इंटू X1 प्लस 1 माइनस X1 इंटू H8 विल बी इक्वल टू H9 इंटू 1 kg, है ना। तो ये अब बड़े आराम से हमने यहाँ पर लिख दिया है ओपन फीड वाटर 2 के लिए। आप करके मुझे बताइए, तो ओपन फीड वाटर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा H4 जा रहा है, दिस H4 इंटू 1 माइनस X1 माइनस X2 प्लस H6 जो है किसके साथ गया, H6 जो है ये किसके साथ आ रहा है, बताओ बताओ फटाफट बताओ। सॉरी, ओपन फीड वाटर 2 हमें बताना है ना, तो ये हम क्या करेंगे, ये H3 को X2 से गुना करके ऐड करेंगे, H6 को 1 माइनस X1 से करेंगे, क्योंकि H2 तो यहाँ पर X2 तो आ गया ना, है ना। दिस विल गिव दी H7 इंटू वट, तो 1 माइनस X1 ये देगा। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा बात करते हैं, क्लोज्ड और इनडायरेक्ट फीड वाटर हीटर। अच्छा, इसमें जो है हम अब ये आपको बता दें कि टरबाइन का काम क्या होगा, तो H1 माइनस H2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 X1 तो चला गया ना, तो बचा गया 1 माइनस X1 जो बचा था, H2 माइनस H3, फिर 1 माइनस X1 माइनस X2, H3 माइनस H4 बच जाएगा, ठीक है। और वर्क पंप का क्या हो जाएगा, 1, अब देखो पंप पंप कहाँ है, एक पंप यहाँ पर, दो पंप यहाँ पर, तीन पंप यहाँ पर, ठीक है। तो तीन पंप है, तो पहले वाले पंप के लिए 1 माइनस X1 माइनस X2 बच जाएगा, दूसरे वाले के लिए 1 माइनस X1, तीसरे वाले के लिए डबल पंप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करते हैं, तो क्या बात करेंगे, देखते हैं, फटाफट देखते हैं। अब X2 ये सब हो जाएगा, ठीक है। आइए, इसमें क्या है कि ये जो हमारा इनडायरेक्ट फीड वाटर है, मतलब डायरेक्टली मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ से जैसे कि मैंने एक्स अमाउंट ऑफ फीड वाटर को ले लिया, तो एक्स अमाउंट ऑफ फीड वाटर बहुत गर्म है, इसको हमने हीट एक्सचेंजर के थ्रू हीट एक्सचेंज कराया है। हीट एक्सचेंज कराने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये चला गया H7 पे, ठीक है। इधर से ही जो हमारा जो बाकी X1 माइनस X1 अमाउंट जो था स्टीम का, वो कंडेंसर के थ्रू पानी बन गया। पानी बनने के बाद ये गया पंप में, पंप में जाने के बाद जो है इसको भी हमने पाइप के थ्रू एक्सचेंज किया, है ना। अब पाइप के थ्रू एक्सचेंज कराने के बाद चूंकि हमने पहले ही पंप लगा दिया है, तो एक्सचेंज करते 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 चला गया मिक्सिंग चैम्बर में चला गया, ठीक है। अब मिक्सिंग चैम्बर में चला गया, अमाउंट कितना है, 1 माइनस X1 अमाउंट है, ठीक है। अब देखते रहिएगा। अब ये क्या है, ये हमने पहले मतलब हाई प्रेशर स्टीम हमने निकाला था, हाई प्रेशर स्टीम हमने निकाला था, इसका प्रेशर अभी भी ज़्यादा है। जब एक्सचेंज हो गया तो थोड़ा ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ने के बाद हमें दोबारा से यहाँ पंप करना पड़ेगा, पंप करके मिक्सिंग चैम्बर के प्रेशर पर लेके आना पड़ेगा, है ना।
अब यहाँ पे देखिए इसका स्टेट H8 है, यहाँ H6 है, दोनों का मिक्सिंग हुआ है और फिर ये बना है H9। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, तो 6 नंबर ऑफ 6 स्टेट और प्लस और जो हमारा 8 स्टेट है, ये जा करके रिजल्टिंग कर रहा है 9 स्टेट में। तो ये 6 स्टेट और 8 स्टेट 9 स्टेट बना है, समझे कि नहीं? आइए इसको हम ग्राफ में देखते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ में देखूंगा, तो ये हमारा स्टीम के इनलेट है और हमने यहाँ पे एक्स के जी को एक्सट्रैक्ट किया है और ये हमारा जो है H2 वाला पॉइंट है और बाद बाकी 1 - x1 है। ठीक है, अब देखो ये सब छोड़ो, यहाँ पर आओ। ये जो एक्स, अब पहले क्या था कि H2 इंटू एक्स गुना करते हैं ना, लेकिन देखो यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो एनर्जी है, ये खोया है किसको क्या करने के लिए? तो जो कंडेंसर से स्टीम आ रहा था ऊपर की ओर, पंप होने के बाद उसके साथ इसने हीट को एक्सचेंज किया है। तो यानी ये वाला एनर्जी और ये वाला एनर्जी बेसिकली बराबर है। अब देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे, मतलब कि ये एक्स अमाउंट है ना, तो एक्स अमाउंट माइनस H2 माइनस क्या H7 इतना एनर्जी, और जो हमारा यहाँ है 6 - 5 है ना, H6 माइनस H5 इंटू क्या आ रहा है 1 - x1 आ रहा है। तो ये दोनों का मिक्सचर हो रहा है, क्या हो रहा है? मिक्सचर हो रहा है। तो ये दोनों का मिक्सचर होने के बाद ये हो, मतलब बेसिकली ये तो नहीं इक्वल, एक तो ये हो गया क्वेश्चन है कि नहीं, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई वही वाला कि H8 इसका क्या है मास, भाई H8 जो है एक्स अमाउंट है, समझे कि नहीं, है ना? प्लस यहाँ पर जो आपका 6 नंबर स्टेट बन रहा है, छठा का स्टेट इंटू इसका कितना मास है, तो ये दिस विल गिव टू H9 इंटू 1 है ना, तो वहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो आपको जानते ही है कि भाई टरबाइन का काम, पम्प टरबाइन का वर्क कैसे निकलेगा, है ना? और H1 माइनस H2 बचा हुआ बाई दिस इंथैल्पी, पंप वाले में भाई नीचे इतना था फ्रैक्शन, इसमें इतना फ्रैक्शन है, सप्लाइड वाला तो पूरा से पूरा सप्लाइड भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये हमने इंटरनल वाला बता दिया है। अब इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन क्या क्या होता है, इंक्रीजेस द साइकिल एफिशिएंसी बढ़ता है, मुझे पता है। देयर इज नो चेंज इन द बॉयलर आउटपुट, टरबाइन आउटपुट डिक्रीजेस, बॉयलर के आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, टरबाइन का जो पावर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फॉर द सेम पावर आउटपुट, जितना पावर है उतने उतने पावर के लिए स्टीम फ्लो रेट रिक्वायर्स इंक्रीजेस, मतलब पहले 1 किलोवाट का चाहिए और अभी 1 किलोवाट का चाहिए, तो अभी वाले में आपका जो है स्टीम फ्लो रेट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा हीट को एक्सट्रैक्ट करके कुछ रिजनरेशन के लिए लेके जा रहे हैं ना। डिक्रीजेस द स्टीम फ्लो रेट टू द कंडेंसर, अब एक कंडेंसर में अब थोड़ा सा कम अमाउंट ऑफ स्टीम गया है ना, इसी के लिए हमें कंडेंसर का साइज कम कर सकते हैं। इट प्रोवाइड कन्वेंशनल मेथड ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम द फीड वाटर, भाई फीड वाटर का में से एयर निकालने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द लार्ज वॉल्यूम फ्लो रेट एट द लोअर स्टेट, भाई क्लियर है ना? अब देखो ये थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल वगैरह है, आप इस सब आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं पर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं एफिशिएंसी इन पावर प्लांट। बेसिकली होता क्या है कि एफिशिएंसी की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले जो है ये मास ऑफ द फ्यूल इनटू सीबी, ये बर्न हुआ और बॉयलर का आउटपुट H1 आया, है ना? अब H1 आया, फिर बॉयलर से गया टरबाइन में, टरबाइन से जाता है, टरबाइन का जो साफ्ट होता है वहाँ पर एनर्जी मिलेगा ब्रेक पावर। बेसिकली टरबाइन से जो पावर निकला बीच में जो मैकेनिकल डिवाइस है वहाँ पर कुछ लॉस होगा और हमें जो है साफ्ट पर पावर मिलेगा, उसको बोलेंगे ब्रेक पावर। ब्रेक पावर से जब जनरेटर लगाएंगे तो बीच में कुछ लॉस होगा, उसको बोलेंगे जनरेटर का लॉस। जनरेटर से जब हम कुछ अपना कुछ लोड वोड देंगे, उसके बीच में ऑक्सिलरी इलेक्ट्रिकल लॉस आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनता है, बेसिकली बॉयलर टरबाइन के बाद में कंडेंसर भी है, पंप भी है, तो यहाँ से अपना एक एफिशिएंसी बनेगा जिसको बोलते हैं रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी। ठीक है, आइए बॉयलर एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर टू गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम टू द एनर्जी रिलीज बाय कंबशन फ्यूल, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितना अमाउंट वाटर ने ऑब्जर्व किया बटा कंबशन ऑफ द फ्यूल, दैट्स इट। मतलब कि माई हीट एड जो ऐड हुआ है H1 माइनस H4 इंटू मास ऑफ द स्टीम, हीट एडेड टू द बॉयलर डिवाइडेड बाई मास ऑफ द फ्यूल इंटू सीबी, वो आ गया बॉयलर की एफिशिएंसी। साइकिल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो भाई नेट वर्क जो हमें मिला है टरबाइन से पंप का घटा सकते हो ताकि नेट निकल जाएगा, डिवाइड बाई हीट एडेड, है ना? मैकेनिकल एफिशिएंसी कहने का मतलब क्या होता है कि भाई हमें पता है कि ब्रेक पावर उतना नहीं है जितना हमने साइकिल से एनर्जी मिला है, कुछ लॉस हुआ है, तो दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी।
अब जनरेटर का क्या है भाई, जनरेटर को जो पावर मिल रहा है और जो हमारा ब्रेक पावर मिल रहा है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो रेशियो क्या हो गया, जनरेटर एफिशिएंसी हो गया। ऑक्सिलरी में क्या है, पता है कि जो नेट पावर हमें मिला है और जो हमें जनरेटर ने दिया है इक्वल नहीं है, रेशियो निकाल लेंगे, ऑक्सिलरी एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो गया भाई, नेट पावर आउटपुट जो हमारे घर में आ रहा है और जो एनर्जी हमारे फ्यूल से मिला है, दैट्स कॉल्ड द ओवरऑल एफिशिएंसी, व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ द बॉयलर एफिशिएंसी, साइकिल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, जनरेटर एफिशिएंसी और ऑक्सिलरी एफिशिएंसी। ठीक है, आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल वर्किंग, हमारा जो आइडियल वर्किंग फ्लूइड है रैंकाइन साइकिल में कैसा होना चाहिए, तो भाई इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड शुड बी स्मॉल। अब स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा तभी तो वर्क पंप जो है हमारा कम होगा। फ्लूइड शुड हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर सो दैट सैचुरेशन प्रेशर एट द मैक्सिमम टेम्परेचर शुड बी लो। भाई हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना अच्छा रहता है। ठीक है, अब क्या है, लार्ज इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, भाई ये जो डोम है ये वाला चीज़ ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या बच रहा है कि सैचुरेशन प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजेक्शन शुड बी अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू अवॉइड द मेंटेनिंग वैक्यूम इन द कंडेंसर। भाई ये हमारा जो प्रेशर है ये ऐसा ना हो कि एटमॉस्फेयर से नीचे चला जाए, ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से ऊपर होना चाहिए ताकि लीकेज उकेज हो तो हमारा सराउंडिंग से अंदर कुछ गैस ना जाए। अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्या है, फ्रीजिंग अ पॉइंट ऑफ द फ्लूइड शुड बी बिलो द रूम टेम्परेचर, दैट्स वेरी सिंपल। आइए, फ्लूइड शुड बी केमिकली स्टेबल, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोजिव, इजीली अवेलेबल, फालतू चीज़। कंबाइंड और बैलेंस साइकिल में क्या होता है भाई, कंबाइंड और बैलेंस साइकिल में सिंपल बात है कि ये हमारा साइकिल वन है, ये साइकिल वन मतलब Q1 ले रहा था, Q2 दे रहा था, बीच वर्क वन प्रोड्यूस कर रहा था। अब यही सेम जो हीट रिजेक्टेड बाई वन साइकिल इज यूज एट द हीट सप्लाई टू द नेक्स्ट साइकिल एंड इट इज अगेन इमिटिंग अदर हीट एट द Q3। अब Q3 माइनस Q2 को W2 बोलेंगे, सिंपल कहने बोला कि भाई इसका एफिशिएंसी क्या हो गया, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, और इसका एफिशिएंसी क्या हो गया ये हो गया 1 माइनस Q3 बटा Q2 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ से Q3 निकाल लो, Q3 निकाल लेंगे कुछ इस तरह से आ गया हमारा, Q3 इक्वल टू यहाँ से निकल के आ गया। अब हम ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल लेंगे, दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ओवरऑल एफिशिएंसी वो क्या निकल के आया, वो ये निकल के आया Q3 यानी कि नेट हीट रिजेक्टेड बटा नेट हीट सप्लाई क्या है, Q1 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, Q3 के जगह पर हम पहले वाला निकाल कर रखेंगे, पुटपाट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस ओवरऑल एफिशिएंसी, है ना, will is the product of 1 minus efficiency 1 into 1 minus efficiency 2। अगर आगे भी कुछ है तो यहाँ पर इंटू करके 1 माइनस एफिशिएंसी 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर है तो ऐसे चलता चलता चलेगा। सिंपल याद करना है तो 2 वाले का तो 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2। आइए, आप गैस टरबाइन का लेक्चर अलग बनेगा, अब यहाँ तक रैंकाइन के लिए इतना ही है। अब हम न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, 2-4 सवाल आपको पता सॉल्व करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।